हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस नेचर का होगा, उसके फार्मूलेज देखे थे। वो क्यों कॉन्टिन्यूअस नेचर का होगा, गारंटी है। किसी भी पॉइंट पे उस पर स्टेप चेंज नहीं हो सकता, किसी भी पॉइंट पे उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती उसके सीडीएफ फंक्शन में, ये दैट इज फॉर श्योर है। किसी सिंगल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो वो हमेशा जीरो आएगा। किस केस में? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में। फिर उसके बाद हमने सीडीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट किया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से, वो कैसे डिफरेंट है। अब हम पीडीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। फिर सीडीएफ और पीडीएफ का रिलेशन पढ़ने वाले हैं और उसमें जो उनके फार्मूलेज हैं वो उसकी थोड़ी सी स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में। लॉजिकली कैसे फार्मूले आए, हो सकता है आपने पढ़ा होगा रैंडम वेरिएबल तो वो फार्मूले आपको आते होंगे, लेकिन वो लॉजिकली कैसे आए वो हम यहां सीखेंगे। तो पहली चीज शुरू करते हैं, पीडीएफ ऑफ अ डिस्क्रीट ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स सीडीएफ फंक्शन fxx। यही होता था, ये रिलेशन डिराइव किया था पिछले लेक्चर में। अब मेरे को ये बताओ, अब यहां पे लिखते भी चलो, fxx is always a non-decreasing function। ये होता है कि नहीं? ये हमेशा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये इसके फार्मूले से पता है, क्योंकि इट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन आर इक्वल टू x। तो जब x की वैल्यू बढ़ाओगे तो -∞ से x तक के सैंपल की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा, नंबर ऑफ सैंपल्स -∞ से लेके x तक, x बढ़ाओगे तो और नंबर ऑफ सैंपल्स ऐड होते जा रहे हैं, x और बढ़ाओगे तो और नंबर ऑफ सैंपल्स ऐड होते जा रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी या तो कांस्टेंट रहेगी, है ना? क्योंकि अगर ऐसे सैंपल जुड़ रहे हैं जिनका प्रोबेबिलिटी में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो वैल्यू कांस्टेंट रह जाएगी। ऐसे सैंपल ऐड हो रहे हैं जिनका प्रोबेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन है तो वो प्रोबेबिलिटी ऐड करके ओवरऑल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो ये हमेशा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मैंने ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में इस जनरल रिलेशन को प्रूव किया था। अगर कोई फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब या तो वो इंक्रीज कर रहा है या तो वो कांस्टेंट है, यही दो चीजें हैं। अगर कोई चीज इंक्रीजिंग नेचर का है तो उसका स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू हमेशा आती है, डी बाई डी एक्स। उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आता है, इतनी मैथ्स आपने पढ़ी। अगर वो कांस्टेंट है जहां पे, तो वहां डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो अगर ये d बाई एफ एक्स एक्स नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इट इज आइदर कांस्टेंट और इंक्रीजिंग इन नेचर। यही दो नेचर हो सकता है नॉन डिक्रीजिंग का। तो इसका जो d बाई डी एक्स है एफ एक्स एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं? क्योंकि स्लोप या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या तो जीरो वैल्यू आएगी। जहां पे वो कांस्टेंट होगा वहां स्लोप जीरो, जहां पे वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा वहां स्लोप पॉजिटिव, है ना? तो d बाई डी एक्स ऑफ fxx विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fxx विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब पहली चीज आपने ड्रॉ कर ली कि किसी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो आपका पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा कोई नंबर हो सकता है। पहली चीज ये समझ में आ गई, ठीक है? तो ये पॉजिटिव होगा। अगर किसी का पीडीएफ दिया है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का और वो किसी x पॉइंट पे उसकी वैल्यू निगेटिव है, दैट पीडीएफ इज नेवर पॉसिबल। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हो, पीडीएफ क्या है? पीडीएफ क्या? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी की आपने डेंसिटी निकाल दी बस। ऊपर क्या था? प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय डीएक्स कर दिया। एक रेंज की प्रोबेबिलिटी थी ना, आपने क्या लिखा था? एफ। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। ये एक तो लॉजिक हो ही गया। एफ क्या होता था? प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज बिटवीन स्मॉल x and x plus dx divided by dx, where dx is very very small and a positive, है ना? dx is very very small and a positive number आप कह सकते हो, positive quantity। अब देखो रैंडम वेरिएबल x से x plus dx के बीच में जो सैंपल है, उन सैंपल को असाइन होने की रैंडम वेरिएबल की क्या प्रोबेबिलिटी है? रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x से x प्लस dx के बीच में वैल्यू ले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकती। तो ये पॉजिटिव अपॉन dx इज टेंडिंग टू ए स्मॉल नंबर
ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टू जीरो, यही होता है ना, हम जब भी लेते हैं जो dx एक स्मॉल चेंज है ना, तो ये dx स्मॉल, dx हमेशा पॉजिटिव होता है, वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो। तो दिस पॉजिटिव अपॉन दिस पॉजिटिव विल ऑलवेज गिव दिस वैल्यू एज ए पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज। जब ये एग्जैक्ट जीरो हो जाता था, ये प्रोबेबिलिटी, ऐसी रेंज आपने ले ली जिस रेंज में रैंडम वेरिएबल वैल्यू ही नहीं ले रहा है, तो उस रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी तो क्या हो गई, जीरो। एग्जैक्ट जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो इज 100% जीरो, तो ये fx क्या हो जाता है, जीरो। तो ये या तो जीरो आएगा या तो क्या आएगा, पॉजिटिव, जो यहां से आया ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस रिलेशन से भी आ रहा है। अब अगली चीज बताओ, जैसे मैंने आप CDF के बारे में बात किए थे, CDF क्या है अल्टीमेटली, इट इज नथिंग बट ए प्रोबेबिलिटी। क्या होता है CDF? CDF इज नथिंग बट ए प्रोबेबिलिटी, बस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है। -∞ से x तक के जितने सैंपल हैं उन सारे सैंपल का ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, वही है आपका fx की वैल्यू एट ए गिवन x। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी चाहे कितनी भी इवेंट्स हों, अगर उनकी सबकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, -∞ से x चाहे 1 हो चाहे 2 हो, जितने सारे सैंपल हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है। इसीलिए fx कभी भी 0 या 1 के बाहर नहीं जा सकता। मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 0, वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन उसकी अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट क्या है, 0 है। 0 से नीचे नहीं जा सकता, 1 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये डायरेक्टली इक्वल टू एक प्रोबेबिलिटी के बराबर है। बस प्रोबेबिलिटी वो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। अब बताओ fx तो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसके बारे में बताओ क्या है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी, ये सब नोट करते रहना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब बताओ ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x स्मॉल x से लेके x प्लस dx के बीच में जो सैंपल है उनको असाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है रैंडम वेरिएबल x की, डिवाइडेड बाय dx। तो ये वैल्यू भी बहुत स्मॉल होगी, मैंने जैसा बताया था, क्योंकि x से x प्लस dx के बीच में बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल हैं, तो उनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये एक वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल dx इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इन दोनों का रेशियो एक फाइनाइट नंबर तो आएगा, एंड दैट फाइनाइट नंबर कुड बी ग्रेटर देन 1, कुड बी लेस देन 1। पॉजिटिव नंबर आएगा, वो तो हमने पहले देख लिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आएगा। एंड भाई ये भी बहुत स्मॉल है, ये भी बहुत स्मॉल है। स्मॉल क्वांटिटी भी तो आपस में एक कोई थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, एक कोई थोड़ी सी कम हो सकती, हो सकता है ना। देखो जैसे मैं कहूं 0.0000000000001 है ना, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है ना। अब ये 0.00000000001, अब ये वाली इससे ज्यादा है, दोनों ही बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, लेकिन ये वाली इससे ज्यादा है। या यहीं पे मैं कह देता ये 1 है और ये 1 2 है, ये दोनों ही क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, लेकिन दिस वाली स्मॉल क्वांटिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा है ना। तो ऐसा हो सकता है ये वाली भी बहुत स्मॉल है, ये भी बहुत स्मॉल, अगर ये वाली स्मॉल इससे थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो ये रेशियो 1 से ज्यादा, ये वाली स्मॉल इससे थोड़ी सी भी कम हुई तो ये रेशियो 1 से कम। तो fx प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम तो हो ही सकता है, लेकिन पॉजिटिव ही होगा। तो ये 1 से ज्यादा हो सकता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, चाहे उसमें कितने सैंपल आप ले लो, कोई भी कैसी भी इवेंट डिफाइन कर लो किसी सैंपल स्पेस पे, उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, मिनिमम 0। यहां fx भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी वाली ही चीज है, तो ये भी मतलब निगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी निगेटिव तो नहीं हो सकता इस लॉजिक से, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है हमेशा, 1 से ज्यादा क्या है, हो सकती है हमेशा। वो डिपेंड करेगा ये स्मॉल क्वांटिटी और ये स्मॉल क्वांटिटी का रेशियो क्या है, कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये स्मॉल क्वांटिटी अगर इससे थोड़ी सी ज्यादा है तो रेशियो 1 से ज्यादा, कम है तो कम, तो इट कुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30, हाँ, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो इस चीज को लिख लो 2-3 पॉइंट को, ठीक है। अभी ये चीज बड़ी काम आने वाली है, ये ना नंबर्स का गेम है। अभी इसी से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं fx के बारे में थोड़ा सा और कुछ प्रॉपर्टीज। तो ये पहले प्रॉपर्टीज लिख लो, लिखिए इस चीज को, द PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल will always be greater than or equal to 0, will always be a positive number, will always be a positive number that is greater than or equal to 0, 0 भी हो सकता है ना, will be greater than or equal to 0, will always be greater than or equal to 0, will be a positive number, ब्रैकेट में greater than or equal to 0, full stop।
दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैन हैव वैल्यू ग्रेटर देन 1, कैन हैव वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इसको मत ये समझ लेना ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, केवल प्रोबेबिलिटी होती तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता था, डेंसिटी है तो इसलिए 1 से ज्यादा हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैन हैव वैल्यू ग्रेटर देन 1 एट एनी गिवन पॉइंट, कैन हैव वैल्यू ग्रेटर देन 1 एट एनी गिवन पॉइंट। तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है किसी भी पॉइंट पे, लेकिन ऐसा नहीं कि हर पीडीएफ में किसी भी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ ड्रा करोगे तो ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा कि उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा, कैन हैव 1 से ज्यादा हो सकती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा होने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे fxx की वैल्यू 1 से ज्यादा होने में दिक्कत है, पॉसिबल ही नहीं कि वो हो सकता है 1 से ज्यादा, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे 1 से ज्यादा हो सकती है। तो किसी पीडीएफ में हो सकता है 1 से ज्यादा वैल्यू मिले किसी पॉइंट पे, किसी पीडीएफ में हो सकता है 1 से ज्यादा ना मिले, हर पॉइंट पे 1 से कम ही वैल्यू हो, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 0 से ज्यादा बस हमेशा होना चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सही है। मतलब आपका क्या हुआ, जब भी मैं fxx को ड्रॉ करूंगा अगेंस्ट x, तो जो उसका कर्व है वो x एक्सिस के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव होने का क्या मतलब, fxx y एक्सिस पे है और y हमेशा पॉजिटिव है, y हमेशा पॉजिटिव है तो क्या अपर हाफ होना चाहिए ये, मतलब x एक्सिस के ऊपर। तो fxx का जो कर्व है अगर मैं बनाऊं तो हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही एग्जिस्ट करना चाहिए, कभी नीचे नहीं। नीचे आ गया तो मतलब क्या, उसकी वैल्यू निगेटिव हो गई किसी पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, इतना पॉइंट आ गया। अब आते हैं अगला पॉइंट डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट थोड़ा सा डिस्कशन, ये मैं रब कर दूं, चलो अभी डिस्कशन करते हैं फिर रब कर दूंगा। अब एक बात बताओ, अब ये जो 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है मेरा रैंडम वेरिएबल, मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं। देखो 0 यहाँ पे स्लोप देखो और यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है tan थीटा, देखो यहाँ पे थोड़ा कम है। पिछला वाला ग्राफ बना लेना CDF का ग्राफ, इसीलिए मैंने छोड़ रखा था, ठीक है ना। देखो अगर यहाँ देखोगे तो स्लोप कम है, यहाँ स्लोप ज्यादा है ना। यहाँ पे इसी के बराबर है या थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हो, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ पे भी देखो कम है, यहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो स्लोप है, अब fxx को अगर हम ध्यान से देखें, fxx को हम ध्यान से देखें तो प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यूज बिटवीन x and x प्लस dx डिवाइडेड बाई dx, यही तो है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो अब अगर ध्यान से देखो, कहीं कहीं देखो इसका स्लोप ज्यादा है, रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, कहीं कहीं स्लोप कम है। ये चीज क्या सिग्निफाई करती है, सोच के बताओ ध्यान से। मैंने जो CDF कर्व का स्लोप दिखाया 0.2 पे थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, यहाँ 0.6 0.7 कोई पॉइंट ले लो, वहां स्लोप थोड़ा कम दिख रहा है। मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस कर्व का स्लोप किसी गिवन पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। CDF कर्व का स्लोप एट एनी गिवन पॉइंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ PDF एट दैट पॉइंट, है ना। तो जहां स्लोप कम है वहां PDF की वैल्यू कम, जहां स्लोप ज्यादा है वहां PDF की वैल्यू क्या, ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा इंट्यूसिव थिंकिंग लाओ, इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब थोड़ा समझ पा रहे हो क्या है। अब अगर ध्यान से देखो, यहां पे मैं यही चीज लिख रहा हूं, fx, इसी में ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूं, ये 0.7 है। लेट्स से fx एट x इज इक्वल टू 0.2 पे जो स्लोप है वो ज्यादा है ना। ये मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ a1 है, कोई पॉजिटिव वैल्यू a1। fxx एट x इज इक्वल टू 0.7 पे वैल्यू कितनी है, a2 है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, हियर a1 इज ग्रेटर देन a2 है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ कम है, ठीक है। तो इसका स्लोप 0.2 पे ज्यादा है CDF कर्व का स्लोप, और 0.7 पे कम है, तो fxx की वैल्यू ठीक है। अब देखो यहां ध्यान से, अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू 0.2 पे वैल्यू लिखनी हो मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा इस इक्वेशन से, प्रोबेबिलिटी दैट 0.2 प्लस dx डिवाइडेड बाई dx, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से बताओ, मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं,
probability that random variable x takes the value between 0.2 and 0.2 plus dx is nothing but fx at x is equal to 0.2 into dx. अगर मैं यही लिखूं probability that x takes the value between 0.7 and 0.7 plus dx, 0.7 plus dx, तो ये वैल्यू क्या आ गई, fx at x is equal to 0.7 into dx. ये इंटू का साइन है, रैंडम वेरिएबल वाला नहीं. अब ध्यान से देखो, ये fx at x is equal to 0.2 is greater than fx at x is equal to 0.7. तो probability that x takes the value between 0.2 and 0.2 plus dx is higher compared to the probability that x takes the value between 0.7 and 0.7 plus dx. हो गया कि नहीं? सिंपल सा देखो, यहाँ a1 into dx है, यहाँ a2 into dx. a1 is greater than a2, therefore the probability that x takes the value between 0.2 and 0.2 plus dx is greater than the x takes the value between 0.7 and 0.7 plus dx. इसका मतलब क्या हुआ, इसको इंट्यूटिव थिंकिंग लाओ, ठीक है ना, फिर सारी प्रॉपर्टीज लिख देंगे, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है. इसका मतलब क्या है, देखो रैंडम वेरिएबल x की 0.2 की विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू रैंडम वेरिएबल x की 0.7 के विसिनिटी में वैल्यू लेने की. क्योंकि देखो यहां एक सिंगल पॉइंट की वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी तो क्या होती है, 0. इसीलिए हम एक स्मॉल रेंज कंसीडर करते हैं. एक स्मॉल रेंज कंसीडर करते हैं तो उसकी कुछ थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी होती है. जब हम स्मॉल एक रेंज कंसीडर करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, क्योंकि एक स्मॉल रेंज में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी स्मॉल वैल्यूज को जब हम ऐड कर देते हैं तो एक कुछ फाइनाइट सी वैल्यू आ जाएगी, छोटी मोटी स्मॉल वैल्यू. लेकिन एक सिंगल पॉइंट के केस में तो टेंडिंग टू 0 है. लेकिन जब हम एक रेंज ले लेते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी रेंज हो, एक स्मॉल रेंज ले लेंगे तो उस रेंज में वैल्यू लेने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी. वो वैल्यू भी बहुत स्मॉल होगी लेकिन अब कुछ प्रोबेबिलिटी होगी. अभी तक तो एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी थी क्या थी, 0. इसीलिए हमने एक स्मॉल रेंज लिया. उस रेंज में वैल्यू लेने की एक स्मॉल वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी है ना, बहुत स्मॉल वैल्यू होगी. और डिवाइडेड बाय dx जब स्मॉल वैल्यू से करते हैं तो स्मॉल स्मॉल वो एक फाइनाइट दे देता है. तो लेकिन यहां ध्यान से देखो, 0.2 की विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी, 0.2 से 0.2 प्लस dx को हम क्या बोलते हैं, 0.2 की विसिनिटी में 0.2 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू 0.7 से 0.7 प्लस dx की, मतलब 0.7 की विसिनिटी में वैल्यू लेने की. यहीं से देख लो. अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है. देखो आपका जब आप 0.2 और 0.2 प्लस dx के बीच में नंबर ऑफ सैंपल्स तो बहुत स्मॉल थे, लेकिन भाई होता है ना कि किसी रेंज में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, किसी रेंज में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी कम होती है. किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एक सैंपल स्पेस में, किसी इवेंट की कम होती है. होता है कुछ की ज्यादा, कुछ की कम, कुछ की बहुत कम, कुछ की बहुत ज्यादा, कुछ की मॉडरेट वैल्यू, ऐसा होता है. तो यहां पे क्या है, 0.2 की विसिनिटी में 0.2 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है. और 0.7 की विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कंपैरेटिवली कम है. अब देखो 0.2 से 0.2 प्लस dx ये चेंज स्मॉल है. इस स्मॉल रेंज में जो प्रोबेबिलिटी होगी, इस स्मॉल रेंज की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी भाई साहब. वो क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी. ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, जो a1 dx है, a1 dx वो बहुत स्मॉल होगा. जैसे इसको मैं मान लेता हूं a1 dx आया, ये प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू बिटवीन 0.2 एंड 0.2 प्लस dx, और 0.7 की विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, स्मॉल है. लेकिन ये वैल्यू स्मॉल तो है ही, लेकिन ये वैल्यू इस वाले स्मॉल से क्या है, कम है. इस विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इस विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी कम. तो ये क्या है, a2 dx. इसको इस तरह से समझो, ये दोनों ही प्रोबेबिलिटीज क्या है, स्मॉल है, क्योंकि x और x प्लस dx, 0.2 प्लस 0.2 प्लस dx, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल रेंज. द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू बिटवीन 0.2 एंड 0.2 प्लस dx इज ऑब्वियसली वेरी वेरी स्मॉल, बट दैट स्मॉल वैल्यू इज कंपैरेटिवली हायर compared to the value that probability that x takes the value between 0.7 and 0.7 plus dx. तो जैसे ये वाली वैल्यू आएगी बहुत स्मॉल 1 2, ये वाली वैल्यू देखो 0.11, तो ये वाली इससे थोड़ी सी ज्यादा है. तो ऐसा होगा, है ना, क्योंकि जो स्मॉल चेंजेस हैं
वो स्मॉल चेंजेस कहीं पे थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे, कहीं पे थोड़े से कंपैरेटिवली कम होंगे। जहां स्मॉल चेंजेस थोड़े से ज्यादा होंगे वहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पे स्मॉल चेंजेस थोड़े से कम होंगे कंपैरेटिवली वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना। तो इसका ये मतलब है, मतलब हमेशा ये जो स्मॉल रेंज है इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा स्मॉल आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहुत हाई वैल्यू आ जाए। दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, बट इस रेंज में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी और इस रेंज में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी दोनों स्मॉल है, लेकिन ये वाली स्मॉल क्वांटिटी इससे थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। ये चीज सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इससे एक और इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करिए कि जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है उस पॉइंट के आसपास वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल की क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इनटू डीएक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी उस के आसपास वैल्यू लेने की। जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू x = 0.2 पे 0.7 से ज्यादा है तो 0.2 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, this into dx will be comparatively higher compared to any other where fxx value is smaller। इसका ये मतलब है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन करो, है ना। The probability Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. the value of probability the value of probability that random variable x, the value of probability that random variable x takes the value, that random variable x takes the value, that random variable x takes the value in the vicinity of a, in the vicinity of a मतलब a और a plus dx है ना, in the vicinity of a probability that random variable capital X takes the value in the vicinity of a कोई real number है obviously, in the vicinity of a will be high if the value of will be high हाई का यहां मतलब है कि हाई किसी और कंपैरेटिव में हाई, है ना। ऐसा नहीं कि अपने आप में बहुत हाई वैल्यू हो जाएगी, इंडिविजुअली किसी के और कंपेयर में, जैसे 0.12 इज हाई कंपेयर टू 0.11, ये है ना, मतलब 0.0000011 से 0.12 विल बी हाई इफ fx at x is equal to a, the value if the probability density function value at x is equal to a, if probability density function value at x is equal to a will be high। तो जहां पे ये हाई होगा वहां पे उस रेंज में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, जहां पे ये कम होगा उस रेंज में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। एंड वाइस वर्सा लिख दो, तो a की विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी कम होगी अगर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a कम है। अगर एट x इज इक्वल टू a प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो आपकी उस विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उस विसिनिटी में उसके आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो भाई रैंडम वेरिएबल x 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है, कुछ वैल्यूज को लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी थोड़ा, कुछ वैल्यूज को असाइन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी, कुछ वैल्यूज की बहुत हाई होगी, कुछ वैल्यूज की बहुत कम होगी, कुछ की मॉडरेट होगी, ऐसा ही तो होगा, है ना। तो जहां पे जिस रेंज में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू जहां ज्यादा है उस विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी रैंडम वेरिएबल की। ये चीज ये बता रहा है, ठीक है, समझ में आई। और यहाँ हायर और लोअर का यही मतलब है। तो यहाँ 0.2 की विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली हाई है कंपेयर टू 0.7 की विसिनिटी में वैल्यू लेने की, और वो दोनों ही प्रोबेबिलिटीज, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ये वाली और ये प्रोबेबिलिटी ये वाली, दोनों ही प्रोबेबिलिटीज की अगर एग्जैक्ट वैल्यू पे जाएं तो दोनों वैल्यू स्मॉल है, बट
दिस स्मॉल वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। इसका ये मतलब है, लॉजिक समझना सब चीज है ना, ये यहां पे लिखवा दिया। अब देखो अगले पॉइंट पे आते हैं कि अब fx(x) का नेचर कैसा होगा, ये बात समझ में आ गई। तो अब जैसे मैं अभी जो मैंने पॉइंट बताया, जैसे मैं आप गासियन कर्व का ये पढ़े होगे, पीडीएफ होता है fx(x) है ना, ये x है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे fx(x) की वैल्यू सबसे ज्यादा है पूरे कर्व में, x इज इक्वल टू 0 fx(x) की वैल्यू हाईएस्ट है, तो 0 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल x की सबसे ज्यादा होगी। मतलब किसी और पॉइंट के आसपास वैल्यू लेने के कंपेयर में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस पॉइंट के आसपास वैल्यू लेने की होगी, इस 0 पॉइंट के आसपास, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हाईएस्ट है एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ओवरऑल सबसे ज्यादा है। मतलब किसी और पॉइंट के कंपेयर में किसी और पॉइंट के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी से हमेशा ज्यादा होगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 के आसपास वैल्यू लेने से। अब यहां मैं ये पॉइंट ले लूं, लेट्स से 0.1 और ये पॉइंट ले लूं 0.5, तो 0.1 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है और 0.5 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू कम है, मतलब 0.1 के कंपेयर में। तो 0.1 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी 0.5 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज मैं अभी बताने की कोशिश किया था, ठीक है ना, समझ में आ गई ये बात भी। अब देखो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब fx(x) का नेचर कैसा होगा, ये सारी चीजें बेटा मैं रब कर देता हूं, आप अपने लैंग्वेज में समझ लेना, ये सब चीजें लिखवाई नहीं जा सकती, स्मॉल चीज भी आपस में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीजें हो गई, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कुड बी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको मैथमेटिकली। अब देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करते हैं, अब इसके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और पीडीएफ के आपस में रिलेशंस को ड्रॉ कर लेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है ना। मेन यही है कि अब नेचर कैसा हो सकता है। नेचर मैं सीधे लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा के आपको लिखवाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो जो इस कर्व का स्लोप है किसी पॉइंट पे, वही तो आपका क्या है, सीडीएफ कर्व का स्लोप एट ए गिवन पॉइंट इज नथिंग बट द पीडीएफ, यही आपका है। fx(x) इज नथिंग बट d बाई डी एक्स ऑफ fx(x), यही तो है एट एनी गिवन पॉइंट। अब मेरे को एक चीज बताओ ध्यान से, स्लोप तो हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा, वो पॉजिटिव नंबर कहीं ज्यादा हो सकता है कहीं कम हो सकता है, डिपेंडिंग कि कहां पे स्लोप ज्यादा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान से बताना, जैसे मैंने अभी यहां कहा 0.2 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि यहां स्लोप ज्यादा है, 0.7 पे जो प्रोबेबिलिटी लेने की मतलब 0.7 के आसपास वैल्यू लेने की जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी कम है क्योंकि स्लोप वहां थोड़ा कम है। अब यहां देखो, यहां पे रेट ऑफ चेंज ज्यादा होने का क्या मतलब है, मेरे को ध्यान से बताओ कि जब 0.2 से आपने थोड़ा सा स्मॉल चेंज किया, 0.2 प्लस एप्सिलॉन किया, जब 0.2 से आप 0.2 प्लस एप्सिलॉन पे गए तो आपने कुछ सैंपल और ऐड कर दिए, भाई कुछ सैंपल 0.2 से 0.2 प्लस एप्सिलॉन पे गए तो आपने कुछ सैंपल ऐड कर दिए, उसकी वजह से fx(x) की वैल्यू में चेंज हुआ। कितने अमाउंट का चेंज हुआ, जो 0.2 और 0.2 प्लस एप्सिलॉन के बीच में जो सैंपल और ऐड हुए, उन सैंपल का जो भी प्रोबेबिलिटी और आया वही तो ऐड होके fx(x) की वैल्यू बढ़ा दिया, है ना, 0.2 से जब 0.2 प्लस एप्सिलॉन पे गए। अब देखो अगर 0.2 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो तो नेचर पे डिपेंड करेगा, रैंडम वेरिएबल x के, आपके एक्सपेरिमेंट पे, ये आप नहीं तय कर रहे हो, ये उस रैंडम वेरिएबल x के या उस एक्सपेरिमेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो 0.2 के आसपास वैल्यू ज्यादा इमिट कर रहा है, 0.7 के आसपास कंपैरेटिवली कम वैल्यू इमिट कर रहा है। अगर 10 बार उसने इमिशन किया तो 0.2 के आसपास की वैल्यू ज्यादा है, उसमें 0.7 के आसपास की वैल्यू कम है, तो उसका मतलब 0.2 के आसपास वो वैल्यूज क्या कर रहा है, ज्यादा इमिट कर रहा है ना, उसके आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो अब इस पे देखो ध्यान से आओ, तो आप जब 0.2 से 0.2 प्लस एप्सिलॉन गए तो 0.2 और 0.2 प्लस एप्सिलॉन के बीच में और जो सैंपल थे ऐड हो गए, उन्हीं की और प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूं तो fx(x) की वैल्यू में जो चेंज होना है वो हो जाएगा। अब अभी आपने कहा 0.2 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, वो रैंडम वेरिएबल और एक्सपेरिमेंट के नेचर पे है, ठीक है ना। तो जब आपने ये एप्सिलॉन पॉइंट ऐड किए, थोड़े से और पॉइंट ऐड किए, तो ये पॉइंट के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो जो एडिशन होगा, जो चेंज होगा
0.2 पे वैल्यू थी fxx की P1 और यहाँ पे P1 प्लस समथिंग आएगा, ये हमने fxx में देखा था, है ना। तो एप्सिलॉन पॉइंट में जो और थोड़े सैंपल थे उनकी वजह से थोड़ी प्रोबेबिलिटी में और ऐड होगा। और चूंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी में जो चेंज है 0.2 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ये चेंज तो स्मॉल ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल्स तो कम ही ऐड हुए हैं 0.2 और 0.2 प्लस एप्सिलॉन के बीच में, लेकिन उन पॉइंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो ये एक स्मॉल चेंज होगा। लेट से वो स्मॉल चेंज इतने का है, इतने का हो गया, ठीक है। अब देखो इसी तरह से 0.7 पे लेट से वैल्यू थी P2 किसकी, fxx की, इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं, मैं fxx की वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। तभी तो हम स्लोप के बारे में बात करेंगे, fxx के बारे में। P2 था 0.7 प्लस एप्सिलॉन पे क्या होगा, P2 प्लस। अब 0.7 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है कंपेयर टू 0.2, ये नेचर पे डिपेंड करेगा आपके एक्सपेरिमेंट के, वो 0.7 को कम इमिट कर रहा है उसके आसपास की वैल्यू को, 0.2 के आसपास की वैल्यू को ज्यादा इमिट कर रहा है। तो जब 0.7 से आप 0.7 प्लस एप्सिलॉन हुए तो 0.7 से 0.7 प्लस एप्सिलॉन के बीच में कुछ सैंपल ऐड हुए, लेकिन उन सैंपल का अकरेंस कंपैरेटिवली कम है जो यहां 0.2 से 0.2 प्लस एप्सिलॉन के बीच में जो सैंपल ऐड हुए थे उनके अकरेंस से। तो इनकी वजह से भी प्रोबेबिलिटी में एक स्मॉल चेंज आएगा, जो एडिशनल सैंपल हुए हैं P2 से कुछ बढ़ेगा, लेकिन अब ये स्मॉल चेंज इस स्मॉल चेंज से भी कम होगा, है ना, क्योंकि इन जो एप्सिलॉन सैंपल थोड़े से ऐड हुए इनके बीच के, इनका अकरेंस यहां के जो स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स ऐड हुए उनसे थोड़ा अकरेंस कम है, तो उनकी वजह से प्रोबेबिलिटी में एडिशन थोड़ा सा क्या होगा, 3 2 5 2 7 1 8 3 3 6 1 7 1 8, ये कर दो, इससे कम होगा। चेंज देखो यहां भी स्मॉल हुआ, fxx अभी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, 0.2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, 0.7 पे भी वो कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये भी चेंज बहुत स्मॉल है, P1 प्लस एकदम बस P1 के बगल में है। आपने 0.2 से 0.2 प्लस एप्सिलॉन गए, ये P1 से P1 प्लस एप्सिलॉन 1 गया, यहाँ 0.7 से 0.7 प्लस एप्सिलॉन गए, यहाँ P2 से P2 प्लस एप्सिलॉन 2 गया, दोनों ही चेंज स्मॉल हैं। वो 0.7 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, 0.2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, हाँ, लेकिन 0.2 पे जो एप्सिलॉन का चेंज हुआ स्मॉल चेंज, वो स्मॉल चेंज कंपैरेटिवली यहाँ के एप्सिलॉन 2 चेंज से एप्सिलॉन 1 वाला थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 0.2 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू 0.7 के आसपास वैल्यू लेने की। ये इंट्यूसिव थिंकिंग थोड़ी सी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो देखो अब इस पॉइंट पे देखो, अब अगर इस पॉइंट पे हम स्लोप निकालना चाहें तो क्या है, ये हमने एक स्मॉल चेंज लिया, तो ये क्या है, y2 है, ये y1 है, ये नहीं, ये क्या है आपका, ये y2 है, ये y1 है, जो fxx की वैल्यू है 0.2 प्लस एप्सिलॉन पे y2, 0.2 पे y1, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, यही तो होता है स्लोप। तो वो क्या हो जाएगा 0.000 0 3 2 5 2 7 4 3 7 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन हो जाएगा कि नहीं स्लोप। अगर fxx की वैल्यू मैं निकालूं x इज इक्वल टू 0.2 पे, तो मैं ये लिख सकता हूं इस पॉइंट के बेस पे, दिस y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, और fxx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0.7 पे मैं क्या लिख सकता हूं 0.0 3 4 5 6 7 8 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, है ना। तो यहां पे देखो fxx की वैल्यू एट x इक्वल टू 0.2 पे इज ग्रेटर देन fxx की वैल्यू एट x इक्वल टू 0.7, ये मैंने कहा था, ये है स्लोप, यहां ज्यादा यहां कम है, ये बात समझ में आई। अब एक चीज और देखो, अब fxx का नेचर कैसा होगा 0.2 पे और 0.7 पे, इन्हीं दोनों पॉइंट पे जैसा नेचर होगा वही ओवरऑल नेचर होगा, इसी नेचर को हम बता दें तो fxx का नेचर फाइनल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कंपैरेटिव। अब आगे आओ पॉइंट पे, अब देखो 0.2 के आसपास आपने कहा वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, वो एक्सपेरिमेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। रैंडम वेरिएबल 0.2 के आसपास ज्यादा सैंपल मतलब अगर इमिट कर रहा है तो उसमें से ज्यादातर सैंपल 0.2 के आसपास होंगे कंपेयर टू 0.7 के आसपास। अगर वो 20 सैंपल इमिट कर रहा है अगले, तो उसमें से 0.2 के आसपास वाले सैंपल ज्यादा होंगे कंपेयर टू 0.7। अब देखो जैसे आप 0.2 से थोड़ा सा दूर गए, 0.2 से 0.21 गए, तो 0.21 या 0.2001 गए, लेट्स से पहले 0.2 था, फिर आप 0.2
0.2001 गए, फिर 0.200002 गए, फिर 0.2003 गए, फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते तो 0.3 आओगे। अब अगर आप ध्यान से देखो 0.2001 0.2 के पास में है, तो 0.2001 की प्रोबेबिलिटी, इसके आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी इस वाली प्रोबेबिलिटी से बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी, क्योंकि 0.20001 इज स्टिल वेरी क्लोज टू 0.2। 0.2002 इसकी प्रोबेबिलिटी, अब ऑब्वियसली 0.200001 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी 0.2 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी से कम होगी, क्योंकि 0.2 के आसपास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे जैसे आप 0.2 से दूर जाते जाओगे प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी, है कि नहीं? आप कह रहे हो 0.2 के आसपास ज्यादा है, उससे थोड़ा दूर हट रहे हैं तो कम है, यही तो मतलब है। तो 0.20002 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी 0.2 के आसपास लेने से कम हो जाएगी। चेंज बहुत ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ी सी कम हो जाएगी। 0.2003 की थोड़ी सी और कम हो जाएगी। अब लेकिन यहां से ध्यान से दो, 0.2 और 0.20001 में जो चेंज आएगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। 0.20001 और 0.20002 में भी जो चेंज होगा वो बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि अब 0.20002 0.20001 के पास में है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इसके आसपास लेने की ऑलमोस्ट सेम होगी, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं। 0.2003 का 0.2 से तो डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन 0.20002 से डिफरेंस 0.2003 का वैल्यू लेने का ऑलमोस्ट सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो अब ये बताओ 0.2 और 0.2001 पे जो रेट ऑफ चेंज होगा, जब इसके आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी और इसके आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी में ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत स्मॉल चेंज है, तो जो रेट ऑफ चेंज है उसमें भी स्मॉल ही चेंज होगा। और 0.2002 और 0.2001 के आसपास जो वैल्यूज है लेने का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, इसमें भी चेंज होगा, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल होगा, क्योंकि इसके आसपास वैल्यू लेने और इसके आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी का नेचर ऑलमोस्ट सेम है। तो जब हम 0.2 से दूर जाएंगे, 0.2 के थोड़ा सा बगल में 001 गए, तो 0.2 पे तो रेट ऑफ चेंज ज्यादा था, क्योंकि उसके आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी। लेकिन 0.2 से 0.20001 जाएंगे तो वहां पे भी वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई कंपेयर टू 0.2, तो जो रेट ऑफ चेंज हुआ थोड़ा सा तो कम हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा क्या? नहीं, ये भी 0.2 के बहुत आसपास है, 0.20001, तो यहां पे भी वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी अभी भी हाई है, लेकिन 0.2 के कंपेयर में थोड़ा सा कम है, तो रेट ऑफ चेंज थोड़ा सा घटेगा, मतलब दैट चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब आप क्या कह रहे हो, x को आपने x प्लस dx किया, तो चेंज जो हुआ fxx की वैल्यू में, यहां fx 0.2 था और fxx 0.2001, इस पे जो वैल्यू थी, दोनों की वैल्यू में जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है। मतलब आप x को बढ़ाए तो fxx की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है वो स्मॉल हो रहा है। मतलब ये कैसा नेचर है? कॉन्टिन्यूअस नेचर है। समझ में आ रही बात? 0.2 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, 0.2001 पे वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन बहुत कम नहीं होगी, क्योंकि ये भी 0.2 के बहुत क्लोज है। तो रेट ऑफ चेंज 0.2 के आसपास जो होगा, 0.2001 के पास रेट ऑफ चेंज उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। CDF कर्व में रेट ऑफ चेंज में बात कर रहा हूं, तो f और रेट ऑफ चेंज ही है fx PDF की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो 0.2 पे है, 0.2001 पे इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इसके बराबर होगी या इससे थोड़ा सा कम हो जाएगी, है ना? तो स्मॉल चेंज होगा। स्मॉल चेंज मतलब वो घटने वाला चेंज या बढ़ने वाला चेंज अगर स्मॉल है तो वो कॉन्टिन्यूअस नेचर होता है फंक्शन का। लेकिन अगर यही कहीं 0.3 चले गए, देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में स्मॉल चेंज, इन दोनों पॉइंट के बीच में स्मॉल चेंज, इन दोनों पॉइंट के बीच में स्मॉल चेंज, इन दोनों पॉइंट, इसी तरह से अगला पॉइंट आएगा बहुत सारे, ये स्मॉल चेंजेस स्मॉल चेंजेस। जब 0.3 पे पहुंचोगे तो 0.2 और 0.3 पॉइंट के बीच में चेंज जो है वो सफिशिएंट अमाउंट का होगा, 0.2 से 0.3, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो रेट ऑफ चेंज या स्लोप का चेंज है या fxx की वैल्यू का चेंज है वो स्मॉल है। इन दोनों पॉइंट के बीच में वो चेंज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का चेंज भी उसके बीच में आ गया। इन दोनों पॉइंट के बीच में चेंज और थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
हाँ, लेकिन पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में चेंज अभी भी बहुत स्मॉल है, इन दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच में चेंज अभी भी स्मॉल है। तो जब हम x में स्मॉल चेंज कर रहे हैं तो fx की वैल्यू में स्मॉल चेंज ही हो रहा है, लेकिन जब हम x में बड़ा चेंज कर दिए तो ये स्मॉल चेंज मिलके चेंज को बड़ा कर देते हैं। तो देखो 0.2 0.3 पे प्रोबेबिलिटी का कुछ चेंज सफिशिएंट चेंज दिखेगा, लेकिन 0.2 0.211 0.222 उस पे जो fxx या स्लोप में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल होगा, वो कभी बड़ा चेंज हो ही नहीं सकता, कभी बड़ा चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। किसी की विसिनिटी में अगर वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो वहां स्लोप ज्यादा होगा CDF कर्व का, लेकिन उस विसिनिटी से जैसे जैसे दूर हटेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सडनली स्लोप कम हो जाएगा या सडनली स्लोप ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस विसिनिटी से ही तो धीरे धीरे हट रहे हो, तो उस विसिनिटी से थोड़ा सा चेंज हो गए तो थोड़ा सा कम हो जाएगा रेट ऑफ चेंज, ऐसा नहीं कि सडन चेंज होकर एकदम घट जाएगा। तो स्मॉल चेंज के लिए fxx या स्लोप की वैल्यू में स्मॉल चेंज ही होगा, इस कर्व के स्लोप की वैल्यू में स्मॉल चेंज होगा, मतलब fxx की वैल्यू में स्मॉल चेंज होगा। लेकिन जब ये धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, ये स्मॉल चेंज होते होते देखो यहां जब पहुंचे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में बहुत डिफरेंस है और इनके स्लोप में भी फाइनाइट डिफरेंस है, a1 a2 है ना। तो जब दो पॉइंट बहुत दूर दूर हो जाएंगे तब यही स्मॉल चेंजेस, जो हर पॉइंट पे स्मॉल चेंजेस होते गए थोड़े थोड़े, तो दो अगर दूर दूर के पॉइंट लोगे तो वो स्मॉल चेंजेस मिलके एक बड़ा चेंज आपको या फाइनाइट चेंज को रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन दो पॉइंट जब बहुत क्लोज होंगे तो इस CDF कर्व का स्लोप दो वेरी क्लोज पॉइंट के बीच में बहुत ही, स्लोप में भी डिफरेंस क्या होगा, बहुत स्मॉल, और स्लोप ही क्या है आपका PDF की वैल्यू है, तो PDF भी क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो अगला पॉइंट लिख लो, होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी अपनी कोशिश करी। अगला पॉइंट लिखिए ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है ना, लेक्चर नहीं तो बड़ा हो जाएगा। लिखिए PDF ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज ए कंटीन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट, अब एक चीज और है, एक्सेप्ट क्या है, देखो एक्सेप्ट क्या है, PDF of a continuous random variable is always a continuous function, हमेशा continuous function होगा। जो लोग इस इंट्यूशन को समझ गए वो बहुत अच्छी बात है, मैथमेटिक्स को थोड़ा अच्छे से, लेकिन जो कंक्लूजन मैं लिखवा रहा हूं वो तो आपको याद होना चाहिए और उसको यूटिलाइज करने आपको आना चाहिए, है ना। तो PDF of a continuous random variable is always continuous in nature except, केवल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो इंड पॉइंट्स हैं, रैंडम वेरिएबल जिस रेंज में वैल्यू ले रहा है उसके जो इंड पॉइंट्स है वहां पे वो डिसकंटीन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। एक्सेप्ट at the end points of the range of the random variable, except at the end point of range of random variable, except at the end of the range of end points of the range of random variable where it may be continuous, it may be discontinuous, है ना। तो एंड पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकता है, लेकिन बाकी जो बीच के पॉइंट्स हैं वहां पे तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा ना। जैसे यहाँ 0 1 की रेंज थी तो 0 और 1 पॉइंट पे इट मे बी डिसकंटिन्यूअस, बट इन बिटवीन 0 and 1 इट विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस, जो मैंने यहाँ पे आपको इंट्यूशन दे दी, ठीक है ना। अब देखो जैसे आपने एक पढ़ा होगा यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, मतलब अगर वो 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है इन यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, तो उसका PDF ऐसा होता है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, उसका PDF ऐसा होता है। देखो ये डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, इस पॉइंट पे 0 पॉइंट पे और 1 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, जहां पे स्टेप चेंज हुआ। CDF जो होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, उसमें स्टेप चेंज हो ही नहीं सकता, लेकिन जो PDF होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, उसमें स्टेप चेंज पॉसिबल हो सकता है। और जहां स्टेप चेंज होगा, और वो स्टेप चेंज कहां हो सकता है, केवल एंड पॉइंट्स ऑफ द जो रेंज है रैंडम वेरिएबल की एंड पॉइंट्स पे हो सकता है, इसीलिए एंड पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। इसके अलावा बाकी जितने सारे पॉइंट्स होंगे वहां पे आपका PDF भी कंटिन्यूअस होगा, CDF तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। CDF में तो स्टेप चेंज पॉसिबल ही नहीं है किसी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के, PDF में पॉसिबल है, एट द एंड पॉइंट्स पे स्टेप चेंज
हो सकते हैं, ये बात बस ध्यान रखो हमेशा। जैसे यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का ये मैंने पीडीएफ बनाया है जिसमें इस है, तो इट मे बी इंड पॉइंट्स पे इट मे बी डिसकंटिन्यूअस, इट मे बी कंटिन्यूअस, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। क्यों? देखो बस एक हल्का सा और लास्ट पॉइंट है। देखो इस पॉइंट पे वैल्यू 0 है, लेकिन इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो fx की वैल्यू है, यही तो है। पीडीएफ की वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ fx, स्लोप एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 ऑफ CDF कर्व विल गिव यू द वैल्यू ऑफ पीडीएफ एट x इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं कैसे बताता हूं, फंक्शन की वैल्यू 0 होते हुए भी स्लोप नॉन जीरो हो सकता है, फंक्शन की वैल्यू 0 होते हुए स्लोप 0 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। जैसे एक फंक्शन मैं ले लूं x², मतलब मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, आप इसमें जैसे x², इसकी वैल्यू ये क्या है fx, ये एक कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू x² फंक्शन है, ये x है। अब देखो x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है? 0, फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, और अगर मैं इसका स्लोप निकालूं dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0, 2x एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 0। तो मतलब इस पॉइंट पे स्लोप रेट ऑफ चेंज भी 0 है और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक कर्व ये ले लेता हूं, लेट्स से यहां से केवल ले रहा हूं आपका, ये नहीं, ये है आपका y इज इक्वल टू 1 e की पावर माइनस x। अब देखो x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 0 रखो, 1 माइनस e की पावर 0, 1 माइनस 1 0, फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन इस dy बाई dx इसका स्लोप क्या है x इज इक्वल टू 0 पे? देखो ध्यान से, ये आ जाएगा e की पावर माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन, और इसकी x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू y is 0 at x is equal to 0, but dy by dx is equal to 1 at x is equal to 0 है कि नहीं? तो फंक्शन की वैल्यू 0 होते हुए भी उसका रेट ऑफ चेंज उस पॉइंट पे फाइनाइट वैल्यू कोई हो सकता है, उस पे नॉन जीरो वैल्यू हो सकता है। ये एग्जांपल है कि फंक्शन की वैल्यू भी 0 है और स्लोप भी 0 है। तो अब देखो एक चीज, fx एक फंक्शन ही है x का, इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 0 है, और x इज इक्वल टू 0 के पहले तो 0 ही है। तो अगर देखो 0 माइनस तक, माइनस इंफिनिटी से 0 माइनस के बीच में अगर fx का डिफरेंशिएशन किया जाए तो आता क्या है? fx ही आता है, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में fx कांस्टेंट है 0, और उसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया? 0 हो गया, 0 माइनस तक, ठीक है। अब 0 पॉइंट पे इसकी वैल्यू fx, कैपिटल fx की तो 0 है, लेकिन इसका स्लोप तो क्या हो सकता है? नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर इसका स्लोप नॉन जीरो हुआ तो उस नॉन जीरो स्लोप की कुछ वैल्यू होगी, लेट्स से a1 है, तो जैसे 0 पॉइंट आया इस पे a1 चेंज होगा कि नहीं? देखो इसीलिए मैंने कहा इंड पॉइंट्स पे यहां पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। अगर 0 पे आपका स्लोप हुआ कुछ, है ना, मैं 0 पॉइंट ले रहा हूं, वो पॉइंट इंड पॉइंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो यहां एग्जांपल 0 था, इसीलिए मैंने ऐसे सैंपल्स लिए जिसमें 0 पॉइंट आ पाए। तो 0 पॉइंट पे वैल्यू तो फंक्शन की 0 है, CDF फंक्शन की, बट स्लोप अगर 0 नहीं है, नॉन जीरो है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज, यहाँ स्लोप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो कैसे चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर स्लोप कुछ है, tan थीटा की वैल्यू कुछ है, तो वो नॉन जीरो होगा। तो 0 पॉइंट ऐड होते ही fx की वैल्यू क्या है? एट x इज इक्वल टू 0 पे CDF कर्व का स्लोप, अगर वो फाइनाइट वैल्यू, तो इवन देखो यहाँ सडन चेंज हो गया कि नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर ये कुछ चेंज होता रहेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं कम, ठीक है। फिर अब देखो इंड पॉइंट पे आ जाओ। अब इस 1 पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज हो सकता है क्या हो? नॉन जीरो हो सकता है, जीरो हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं भाई। किसी भी पॉइंट पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रेट ऑफ चेंज उसी के रिस्पेक्ट में कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो एट x इज इक्वल टू 1 fx का जो स्लोप है वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। और देखो 1 प्लस पे इसका स्लोप क्या है? 1 प्लस पे इसका स्लोप देखो 0 है, क्योंकि fx कांस्टेंट है 1 ग्रेटर देन 1 के लिए, और उसका d बाई dx क्या होगा? 0 होगा। तो 1 प्लस पे तो वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब स्लोप की, है ना, अब 1 माइनस पे स्लोप क्या है? 1 मतलब 1 पॉइंट पे, जस्ट 1 पॉइंट पे पहुंच रहे हो, तो उस पे स्लोप अगर कुछ फाइनाइट हुआ, देखो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू है,
1 वैल्यू पे अगर स्लोप कुछ हुआ तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू मैं मान लेता हूं A2 है, कोई वैल्यू A2 है भाई। 1 पे रेट ऑफ चेंज 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो। और अगर 1 पे रेट ऑफ चेंज 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो कोई पॉजिटिव ही वैल्यू होगी, हमेशा पॉजिटिव ही है इसका स्लोप, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव स्लोप मैंने A2 मान लिया। लेकिन 1 के बाद तो स्लोप कैसा है, 0 है गारंटी, क्योंकि ये पैरेलल लाइन होगी, उसका d/dx 0। तो देखो यहाँ पे भी सडन चेंज आ जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर 1 पे भी स्लोप 0 है तो ये 1 पे आके 0 आ चुका होगा, 1 के बाद तो 0 है, तो यहाँ देखो सडन चेंज नहीं दिखा। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर इसी तरह से ये होता कि 0 के पहले तो स्लोप 0 है और 0 पे भी रेट ऑफ चेंज 0 है, तो ये देखो कंटीन्यूअस फंक्शन हमेशा होता है ना। और 1 पे अगर इसी तरह से है ना, तो पॉसिबिलिटी क्या है, एंड पॉइंट्स पे देयर कुड बी स्टेप चेंज इन पीडीएफ कर्व, देयरफॉर इट कुड बी कंटीन्यूअस एट एंड पॉइंट्स, बट बाकी सारे पॉइंट पे ये हमेशा क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो सीडीएफ तो हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस होता है, पीडीएफ भी हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस होता है, एक्सेप्ट क्या पॉसिबिलिटी है, जो रेंज है रैंडम वेरिएबल की उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पे वो कंटीन्यूअस भी हो सकता है एंड डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है। तो अगर डिसकंटिन्यूटी होगी आपके पीडीएफ में, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ में, तो केवल जो रेंज है रैंडम वेरिएबल एक्स की उसी एंड पॉइंट्स पे होगी, और उन एंड पॉइंट्स पे क्या होगा, स्टेप चेंजेस होंगे। तो स्टेप चेंजेस पीडीएफ कर्व में दिख सकते हैं किसके, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के, लेकिन स्टेप चेंजेस सीडीएफ में कभी नहीं दिखेंगे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के। ये दिमाग में आप बैठा लो, ठीक है ना। तो ये चीज हमने लिख ली है ना। तो जहां पे आपने लिखा था कि पीडीएफ में डिसकंटिन्यूटी हो सकती है एंड पॉइंट्स पे, डिसकंटिन्यूटी हो सकती है एंड पॉइंट पे, तो उस चीज को मैंने क्या बताया कि उसको आप लिख सकते हो, दैट इज देयर कुड बी स्टेप चेंज, देयर कुड बी स्टेप चेंज, कुड बी मतलब हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि होगा ही, हो सकता है, कुड बी स्टेप चेंज at the end points of the range of the random variable, could be step change at the end points of the range of the random variable, है ना। तो पीडीएफ कर्व में स्टेप चेंजेस दिख सकते हैं, लेकिन कहां दिखेंगे, केवल और केवल एंड पॉइंट्स ऑफ द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल पे दिख सकते हैं, और तभी वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उन पॉइंट्स पे। बाकी जगह हमेशा वो कंटिन्यूअस होगा, तो बाकी जगह आपको कभी स्टेप चेंज नहीं दिख सकते इन जनरल, ठीक है ना। पीडीएफ का ये नेचर होगा हमेशा, सीडीएफ का क्या नेचर है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। अब हम पीडीएफ और सीडीएफ में रिलेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। देखो हमने क्या लिखा था, fx is nothing but d/dx of fx। ये हो गया पहला रिलेशन, ठीक है। तो मैंने पीडीएफ का नेचर भी बता दिया आपको। अब देखो fx का रिलेशन निकाल लेते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। क्या होता है, मैंने वैसे भी बताया था आपको, अगर आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा होगा, तो अगर dy/dt इज इक्वल टू xt है, तो yt का डिफरेंशिएशन अगर xt है तो xt का इंटीग्रेशन yt होगा, लेकिन कैसे, किस रेंज के अंदर, -∞ से t, x टाउ डी टाउ या xt dt कहो, जो भी कहो, बातें दोनों सेम है। ये होता है, यहां पे भी अगर ध्यान से देखो, ये y हो गया, y का डिफरेंशिएशन क्या है, ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा कि नहीं, ठीक है। तो fx क्या होगा, पीडीएफ का इंटीग्रेशन, क्योंकि पीडीएफ क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ सीडीएफ, देयरफॉर सीडीएफ विल बी इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ। तो अब देखो ध्यान से, ये -∞ टू ये हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं, बताओ ध्यान से इस रिलेशन के। तो यही आप पढ़ते हो। वैसे भी देखो मैं इसको दूसरे तरीके से आपको डिराइव करके बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू बिटवीन लेस देन आर इक्वल टू x, ये जनरल डिफिनीशन होती है किसी भी क्या, सीडीएफ की, किसी भी रैंडम वेरिएबल x के लिए। रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स द वैल्यू, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स द वैल्यू फ्रॉम -∞ टू x या लेस देन आर इक्वल टू x, यही चीज तो है। लेस देन आर इक्वल टू x का रेंज क्या हो गया, x के बराबर या x से कम, तो कम कहां तक जा सकते हो, अप टू -∞। मतलब रैंडम वेरिएबल x -∞ से x तक वैल्यू ले, उन सारी वैल्यू का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू एट ए गिवन स्मॉल x। अब ध्यान से सुनो, इसको देखो,
मैं लिख सकता हूं x टेक्स द वैल्यू बिटवीन -∞ टू x, लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगर मैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं, अब पीडीएफ देखो क्या होता है, देखो ध्यान से, f(x) क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू बिटवीन x एंड x प्लस dx। इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल x की विसिनिटी में वैल्यू ले रहा है, x एंड x प्लस dx क्या, x के आसपास, x से वेरी क्लोज, है ना, x की विसिनिटी में वैल्यू ले रहा है डिवाइडेड बाय dx। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो मुझे क्या चाहिए, यहां प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करना है मुझे कि रैंडम वेरिएबल x -∞ से x के बीच में वैल्यू ले, इसका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं यहां से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पहले डिराइव करता हूं, रैंडम वेरिएबल x प्लस dx के बीच में वैल्यू ले, इसकी x की विसिनिटी में वैल्यू ले, मतलब x के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वैल्यू ले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, x के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वैल्यू ले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय dx। अब मुझे क्या चाहिए, रैंडम वेरिएबल -∞ से x तक जितने पॉइंट्स हैं, जितने सैंपल हैं पॉसिबल, उन सारे सैंपल का ओवरऑल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये एक सिंगल पॉइंट को ही अगर ध्यान से देखो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बता रहा है, x की प्रोक्सिमिटी में, मतलब x के एकदम पास, x की रेंज में, x के पास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है। और आपको क्या बताना है, रैंडम वेरिएबल x -∞ से x जितने सैंपल हैं, उन सारे सैंपल का ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। तो x स्मॉल x वैल्यू या स्मॉल x की प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो जितने सैंपल है -∞ से x तक, जैसे मैं कहूं अगर ये जितने सैंपल है -∞ से लेके x तक, हर किसी की विसिनिटी में अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, जैसे -∞ से ये x मान लो 2 है, तो -∞ से 2 तक जितने सैंपल हैं, उन सारे सैंपल की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, और मैं जैसे यहां निकाला एक x स्मॉल सैंपल है, उसकी प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है। तो -∞ से 2 तक जितने सैंपल हैं, अगर हर सैंपल के प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी पता है, उन सबको अगर मैं सम कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं, -∞ से 2 तक जितने सैंपल हैं, 0.1 की प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो मुझे पता चल जाए, 0.2 के प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3 की प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1.5 की प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की क्या प्रोबेबिलिटी, हर सैंपल की अगर प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाए, उन सबको मैं सम कर दूं तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी -∞ से 2 का आ जाएगा कि नहीं। और यहां पे चूंकि सारे सैंपल क्या है, कंटीन्यूअस इन नेचर, तो वो समेशन किसमें ब्रेक हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। मतलब क्या है, x की विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, f(x) dx। अब अगर यो x है, ये सारे एक स्मॉल x मैंने सैंपल लिया, उसकी विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ये थी। अब जितने सारे ऐसे सैंपल हैं -∞ से लेके कहां तक, x तक, उन सभी की प्रोबेबिलिटी का अगर मैं समेशन कर दूं, क्योंकि सारे सैंपल कंटीन्यूअस इन नेचर है, तो वो समेशन इंटीग्रेशन में ब्रेक हो गया, उस सारी प्रोबेबिलिटी का समेशन कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू बिटवीन -∞ टू x मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी का समेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू बिटवीन -∞ टू x। यहां से आता है बेटा ये फार्मूला, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसीलिए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक रेंज की प्रोबेबिलिटी होती है, एक सिंगल पॉइंट की नहीं। एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू 0 होती है, लेकिन जब एक रेंज होता है तो उस रेंज में इनफाइनाइट सैंपल होते हैं, तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू 0 है, लेकिन इनफाइनाइट बार उसको ऐड करके एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक रेंज की प्रोबेबिलिटी हमेशा आपको मिलेगी, लेकिन एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। समझ में मेरी बात आई। तो ये होता है रिलेशन यहां से, है ना। तो एक तो फार्मूले से आप निकाल लो या तो यहां से निकाल लो, ठीक है ना। तो ये अब देखो थर्ड पॉइंट क्या होता है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी हो x टेक्स द वैल्यू a एंड b, अब ये इक्वलिटी हो ना हो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी सिंगल पॉइंट के ऐड होने से नहीं होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे फार्मूले हर जगह वैलिड हैं। a और b दोनों पे इक्वलिटी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, a पे इक्वलिटी हो
बी पे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल जैसे आएगा आपको बहुत सारी फ्रीडम मिल जाएगी। डिस्क्रीट में लेकिन इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का, इक्वलिटी है कि नहीं है इसका बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, इन चारों केस में प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं करना है, ए से बी के बीच में क्या इंटीग्रेट कर देना है, पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देना है। ये कैसे आया, कह रहा है रैंडम वेरिएबल एक्स ए से बी के बीच में वैल्यू ले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एफ एक्स एक्स डी एक्स क्या बता रहा है, रैंडम वेरिएबल x की प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एफ एक्स एक्स इंटू डी एक्स है। अब x a से b के बीच में जितने सैंपल हैं उन सब की अगर प्रोबेबिलिटी मुझे पता चल जाए तो उन सबको मैं सम कर दूं, चूंकि a से b जो रेंज है वो कंटीन्यूअस है तो सम क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो मुझे क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा with respect to dx, then we get the probability that x takes the value between a and b। a इक्वल हो, a पे इक्वल ना हो, it doesn't matter, हमेशा ये फार्मूला क्या होगा, वैलिड होगा। हमेशा ये फार्मूला क्या होगा आपका, वैलिड रहेगा इन एनी केस, हर केस में वैलिड होगा। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है लॉजिकली। x a से b के बीच में बहुत सारे सैंपल हैं x के, उन सबका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। एफ एक्स एक्स डी एक्स क्या बता रहा है, x की प्रोक्सिमिटी में, मतलब x एक सिंगल सैंपल है, उसके प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एफ एक्स एक्स इंटू डी एक्स है। तो x के प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई। ठीक है, अब ये x जो स्मॉल x है, a से अगर b वेरी करे तो a से b के बीच में मुझे x अगर वेरी करे तो सारे वो सैंपल मिल गए जिनको अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता चल गई, है ना। तो अब मैं उन सारे जो सैंपल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को सम कर दूं a से b के बीच में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। a इंटू डी एक्स करोगे, ये आपको मिल गया क्या, a की प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, a प्लस इंटू डी एक्स मिल गया क्या। a प्लस की प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, a प्लस प्लस, a से और थोड़ा सा बढ़ गए, a प्लस प्लस की प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, a। इसी तरह से आप बढ़ते जाओगे, बीच में कोई पॉइंट मान लो c आ गया, c इंटू डी एक्स, फिर एफ सी प्लस प्लस इंटू डी एक्स। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचोगे, एफ बी माइनस इंटू डी एक्स एंड एफ बी डी एक्स पहुंचोगे, एफ डी बी एक्स पहुंचोगे। तो अब ये क्या है, a की प्रोक्सिमिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी, a प्लस की प्रोक्सिमिटी में a प्लस प्लस, c की बीच में कोई पॉइंट आया c, मतलब यहां आगे और पॉइंट आएंगे, फिर c आया, c की प्रोक्सिमिटी में फिर b तक पहुंचोगे, b माइनस की प्रोक्सिमिटी में b। अब अगर मैं ये a की प्रोक्सिमिटी में फिर a प्लस अप टू b की प्रोक्सिमिटी में, अब इन सारे वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे a से लेके b तक वैल्यू अज्यूम करने की, रैंडम वेरिएबल x a से b तक वैल्यू अज्यूम करे तो इन सारी प्रोबेबिलिटी को मैं सम कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कि रैंडम वेरिएबल x की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो a से b के बीच में वैल्यू अज्यूम करे। ये तो केवल a की प्रोक्सिमिटी में वैल्यू अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी, ये a प्लस प्लस, अगर a से लेके मैं b तक सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूं इनको तो मुझे मिल जाएगा क्या, a से b के बीच में ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या है रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू अज्यूम करने की। तो देखो ये कंटीन्यूअस है, a से b तक जितने पॉइंट्स हैं वो कंटीन्यूअस नेचर के हैं, तो ये समेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b। और ये क्या है, ये x ही तो वेरी कर रहा है, x a आया, a प्लस प्लस आया, a प्लस प्लस, ये c प्लस प्लस, तो ये क्या है x, और उसी dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसी x, आप x को तो ही वेरी कर रहे थे a प्लस प्लस, तो वही आपने रेंज रख दिया, x को कहां से वेरी करोगे, a लोगे स्टार्टिंग में, फिर अप टू कहां तक, b तक वेरी करोगे, तो यहाँ x आ गया, ये वेरिएबल हो गया क्योंकि उसकी रेंज आपने डिफाइन कर दी। और फिर इसी एफ एक्स एक्स डी एक्स को एफ एक्स ए डी एक्स प्लस एफ ए प्लस डी एक्स एफ ए प्लस डी एक्स ऐड करते जाओगे, और कंटिन्यूअस सारे पॉइंट हैं से बी के, तो ये इंटीग्रेशन हो गया, तो ये क्या आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी आ गया दैट एक्स टेक्स द वैल्यू बिटवीन ए एंड बी। समझ में आई बात, ये भी फार्मूला आ गया आपके पास, तो ये हमेशा वैलिड है। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट, बस मैं रिलेशन लिखा देता हूं फिर इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको बात, इतना ये आ गया किसी रेंज में, किसी रेंज में। ठीक है, अब अगला पॉइंट फोर्थ, और कौन सा रिलेशन बच गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ए से बी के बीच में ही हो गया। ठीक है, और
तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो आई थिंक सारी हो गई हैं। डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, रेंज की प्रोबेबिलिटी, ये हो गया आपका fx को इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये पूछा जाए आपसे कभी प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू a, तो आप क्या लोगे? a माइनस से लेके a प्लस तक आप इंटीग्रेट कर दो किसको? fx dx को। ये आप कर सकते हो हमेशा। और चूंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए fx क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो a माइनस से a प्लस में उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, तो चेंज स्मॉल होगा, तो ये एरिया हमेशा 0 आएगा। आएगा कि नहीं? आप क्या कह रहे हो? a माइनस से a प्लस के बीच में fx dx का जो एरिया है वही तो निकाल लो। एरिया अंडर करो निकाल लो। अगर मैं पीडीएफ फंक्शन गिवन रख दूं, ये क्या कर रहे हो आप? ये पीडीएफ है किसी का, है ना। x इज इक्वल टू a पे आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी। ये तो उसको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को आपको इंटीग्रेट कर देना है। कहां से कहां तक? a माइनस से लेके a प्लस तक fx dx को, तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू a मिल जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी आपने, क्योंकि आप हमेशा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक रेंज की प्रोबेबिलिटी निकाल पाते हो, एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो हम सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को हमने क्या किया? हमने कहा हम इस a पॉइंट पे पूछा है ना, तो हम एक बहुत ही स्मॉल पॉइंट a माइनस ले लेंगे, जैसे इसके पीछे एक बहुत ही स्मॉल पॉइंट a प्लस ले लेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a माइनस एप्सिलॉन एंड a प्लस एप्सिलॉन लिख सकते हो, ठीक है। वेयर एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 में कर दूं तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू a की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया a माइनस एप्सिलॉन, एक पॉइंट ले लिया a प्लस एप्सिलॉन। तो a माइनस से लेके a प्लस एप्सिलॉन के बीच में, a माइनस एप्सिलॉन से लेके a प्लस एप्सिलॉन के बीच में वैल्यू लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये मैं निकाल लूं। और अगर एप्सिलॉन को टेंड कर दूं 0 को, तो एक तरह से क्या हो गया? a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है एप्सिलॉन के टर्म में, और एप्सिलॉन को अगर टेंड कर दूं 0 को, तो एक तरह से a माइनस एप्सिलॉन a पे चला जाएगा, a प्लस एप्सिलॉन भी a चला जाएगा, और मुझे क्या प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी? x इज इक्वल टू a की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं। ये तरीका मैं यूज कर सकता हूं। लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन fx dx में ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि नहीं। अब देखो, अगर a पे वैल्यू अगर इसकी p1 है, a पे वैल्यू अगर p1 है, तो a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में वैल्यू भी इसकी क्या होगी? p1 ही होगी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो a माइनस एप्सिलॉन पे भी इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली p1 के बराबर ही होगी, a प्लस एप्सिलॉन पे भी p1 के बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन p1 dx। फिर उसको मैं लिख सकता हूं, p1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dx का x a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 है, ठीक है। तो आप देखो p1 इंटू लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन रखो, a प्लस एप्सिलॉन माइनस a माइनस माइनस एप्सिलॉन, दैट इज 2 एप्सिलॉन। तो ये क्या आ गया? p1 इंटू 2 एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, और एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 मतलब इसको 0 रख दो। p1 तो फाइनाइट है, फाइनाइट इंटू टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी अभी भी क्या आएगी? 0 ही आएगी। ये एक तरीका है निकालने का। आपने एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 ले लिया, a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में एक रेंज ले ली। एक रेंज की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो हमें पीडीएफ कर, उससे तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, उस रेंज के बीच में इंटीग्रेशन कर देना होता है fx dx का। तो हमने इसको क्या ले लिया? x इज इक्वल टू a को इस तरह से ले लिया, x टेक्स द वैल्यू बिटवीन a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन एंड लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 ले लिया। अगर हमें प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू a निकालना था तो हमने x की एक रेंज ले ली, क्योंकि रेंज की प्रोबेबिलिटी हम पीडीएफ से सीधा निकाल देते हैं रेंज के बीच में fx dx को इंटीग्रेट करके। एरिया अंडर करो, एरिया अंडर पीडीएफ करो, बिटवीन द रेंज विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रेंज। सिंपल सी बात है। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन में रेंज को। एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 करें तो a माइनस एप्सिलॉन भी a को टेंड करेगा, a प्लस एप्सिलॉन। तो हमें प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू a की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी एक तरह से। तो ये इंटीग्रेशन कर दिया, और ये कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, हमें पता है एंड पॉइंट्स के अलावा
तो a माइनस एप्सिलॉन पे भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली p1 ही है, a प्लस एप्सिलॉन पे, तो ये कांस्टेंट मान लिया इस रेंज में, a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन में, दैट इज p1 dx। ये करके देखो 0 आया। तो सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी, चाहे pdf कर्व से निकालोगे, चाहे बेटा cdf कर्व से निकालोगे, कहीं से भी निकालोगे, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, है ना, ये सब लिख लेना आप अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रूफ करने की होती हैं आपको, लॉजिकल थिंकिंग ताकि डेवलप हो जाए अच्छे से। तो CDF और PDF के बीच में आपको रिलेशन समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ CDF इज PDF एंड इंटीग्रेशन ऑफ PDF बिटवीन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू x विल गिव यू द CDF वैल्यू, PDF को इंटीग्रेट करके। तो एरिया अंडर कर्व PDF बिटवीन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू x विल गिव यू द वैल्यू ऑफ CDF एंड डिफरेंशिएशन ऑफ CDF विल गिव यू द वैल्यू ऑफ PDF। सिंपल सी बात। और PDF कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किस नेचर का होगा मैंने बता दिया, CDF किस नेचर का होगा मैंने बता दिया, जो लिमिट्स की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होंगी मैंने बता दिया। fx की वैल्यू इन्फिनिटी पे यहाँ भी 1 होगी, माइनस इन्फिनिटी पे यहाँ भी 0 होगी, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, सारी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। PDF और CDF में रिलेशन भी बता दिया कि क्या होता है और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करके आप क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। और सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी अगर PDF से निकालनी है तो क्या अप्रोच करना चाहिए वो भी बता दिया, और वो क्यों 0 आ रहा है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में वो भी मैंने प्रूव कर दिया। एक बार CDF से भी किया था और एक बार PDF से भी कर दिया कि सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा टेंडिंग टू 0 ही होगी। जैसे यहाँ एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 है ना, तो फाइनाइट इंटू टेंडिंग टू 0 इज टेंडिंग टू 0। फाइनाइट चीज में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बहुत ही स्मॉल आएगा, टेंडिंग टू 0 आएगा। इसीलिए मैंने कहा सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा टेंडिंग टू 0 होती है, उसको इसीलिए 0 कह देते हो, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। PDF के बारे में भी डिस्कशन कंप्लीट हो गया, CDF के बारे में ऑलरेडी हो गया था, PDF और CDF का रिलेशन कैसा है वो भी डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पहले व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द वेरिएंस, मीनिंग ऑफ वेरिएंस क्या होता है, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस के फार्मूले थोड़े से डिराइव करेंगे क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉसियन रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, और ये दोनों रैंडम वेरिएबल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन के साथ, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है रैंडम वेरिएबल की, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वेरिएंस क्या होता है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।